अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राजनाथ सिंह जी को आमंत्रित करना चाहता हूं कि वो आकर इस जनता जनार्दन को संबोधित करें। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मीकांत जी वाजपेयी हिंदुस्तान की गरीबी, बेरोजगारी को दूर करने के लिए तथा हिंदुस्तान को विश्व की महाशक्ति बनाने के लिए जिनके पास एक योजना है, रूपरेखा है, ऐसे भारत के भावी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और पूज्य गोरक्ष पीठ के उत्तराधिकारी और लोकप्रिय सांसद श्री योगी आदित्यनाथ जी, हमारे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कल्याण सिंह जी, आदरणीय कल्लाद जी मिश्र, आदरणीय ओम प्रकाश सिंह जी, श्री रमापत जी त्रिपाठी, श्री विनय जी कटियार, श्री सूर्य प्रताप जी शाही, श्री लाल जी टंडन और हमारे राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश के प्रभारी श्री अमित शाह, सह प्रभारी श्री रामेश्वर चौरसिया, क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री उपेंद्र दत्त शुक्ल, यहां के दूसरे सांसद श्री कमलेश पासवान, पूर्व सांसद श्री पंकज जी, महापौर श्रीमती सत्या पांडे, यहां उपस्थित मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों। बहनों भाइयों, यह जो कुछ भी मैं अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं, यह सभा नहीं मैं बल्कि सैलाब अपनी आंखों के सामने देख रहा हूं। आप लोगों ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ हम लोगों का स्वागत किया है। मैं भी अपनी तरफ से, पूरी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं, आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। गोरखपुर विश्वविद्यालय का मैं छात्र रहा हूं। यहीं से मैंने एमएससी फिजिक्स की परीक्षा पास की है और यहीं मैंने शोध कार्य भी किया है। गोरखपुर और पड़ोस के सारे जनपदों से मैं अच्छी तरह परिचित हूं और मैं जानता हूं कि गोरखपुर का स्थान कोई साधारण स्थान नहीं है, बल्कि मैं कह सकता हूं कि विश्व के, भारत के सांस्कृतिक मानचित्र पर हमारे गोरखपुर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। जहां तक पूज्य गोरक्ष पीठ का प्रश्न है, सारे हिंदुस्तान में इस गोरक्ष पीठ के अनुयायी और इस पीठ के प्रति श्रद्धा रखने वाले और आस्था रखने वालों की एक बहुत बड़ी जमात है। और यही गोरखपुर से थोड़ी दूर पर छपिया नामक स्थान, जहां पर कि स्वामी नारायण जी 18वीं शताब्दी में पैदा हुए थे और आज उनके अक्षर मंदिर के नाम से लक्ष्मी नारायण संप्रदाय के लोगों का एक बहुत बड़ी जमात इस सारे हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी फैली हुई है। इसीलिए मैंने कहा कि इस गोरखपुर का भारत के सांस्कृतिक मानचित्र पर एक अपना विशेष स्थान है। आज ऐसे अवसर पर हम लोग गोरखपुर में यहां पर मौजूद हैं और आज जिस तारीख 23 जनवरी को हम गोरखपुर की इस रैली को संबोधित करने के लिए खड़े हुए हैं, तो बहनों भाइयों, आपको यह भी याद होगा कि यही 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन भी है। और आज कटक में, उड़ीसा के कटक में जहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस पैदा हुए थे, उसी कटक में जो उनका स्मारक बना हुआ है, जहां उनका घर रहा है, आज उस नेताजी सुभाष चंद्र बोस के स्मारक पर बोस जी की प्रतिमा को माल्यार्पण करने के बाद सीधे मैं यहां पर गोरखपुर पहुंचा हूं। एक बार मैं अपनी तरफ से भी और समस्त आप सभी बहनों भाइयों की तरफ से भी उनके प्रति आज के अवसर पर मैं हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उत्तर प्रदेश का जहां तक सवाल है, हम सभी जानते हैं 2 वर्षों से समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है। 2 साल के पहले समाजवादी पार्टी के नेताओं ने उत्तर प्रदेश की जनता को बहुत सारे सपने दिखाए थे, लेकिन बहनों भाइयों, वह सारे सपने
2 साल के अंदर ही समाजवादी पार्टी की सरकार ने तोड़ दिया है। केवल यहां पर संप्रदाय विशेष की राजनीति की जा रही है और साथ ही वोट बैंक केवल बनाने की कोशिश की जा रही है। 2 साल के अंदर सैकड़ों सांप्रदायिक दंगे और सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हुई हैं। क्या कारण है, जब समाजवादी पार्टी की सरकार इस उत्तर प्रदेश में आती है तभी सांप्रदायिक दंगे और सांप्रदायिक तनाव की घटनाओं का सिलसिला यहां पर तेज हो जाया करता है। क्यों इस प्रकार के हालात पैदा होते हैं? क्योंकि मैं जानता हूं कि उत्तर प्रदेश के समाज को इस मजहब के आधार पर, धर्म के आधार पर बांटकर यह समाजवादी पार्टी बराबर सरकार बनाने की कोशिश करती है। लेकिन बहनों भाइयों, राजनीति केवल उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने के लिए नहीं की जानी चाहिए। मुलायम सिंह जी और मायावती जी, उत्तर प्रदेश में राजनीति की जानी चाहिए तो उत्तर प्रदेश को बनाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए। इतनी छोटी सोच के साथ हम इस उत्तर प्रदेश की जनता का कल्याण नहीं कर सकते हैं। हम उत्तर प्रदेश का बहनों भाइयों किसी भी सूरत में विकास नहीं कर सकते हैं। गरीब गरीब होता है, गरीब की कोई जाति नहीं होती, कोई पंथ नहीं होता, कोई मजहब नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता है। लेकिन गरीबों की गरीबी भी मजहब के आधार पर और धर्म के आधार पर दूर करने के बारे में कोई सरकार योजना बनाएगी, उसका फैसला करेगी। अभी आप यह भी घटना जानते हैं, ऐसे लोग उत्तर प्रदेश के जिनके ऊपर आतंकवाद के आरोप थे, सरकार ने आदेश जारी कर दिया, भले ही आतंकवादी वारदातों में भाग लेने के इनके ऊपर आरोप हों, लेकिन इनके सारे मुकदमे वापस कर लिए जाएंगे। मैं तो सचमुच आभार व्यक्त करना चाहता हूं इस उत्तर प्रदेश की न्यायपालिका पर कि एक सत्र न्यायाधीश ने यह फैसला किया कि उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो यह आदेश जारी किया गया है वह सरासर गलत है और न्यायालय ने उस आदेश को पूरी तरह से निरस्त कर देने का काम किया था। मुजफ्फरनगर में जिस प्रकार की सांप्रदायिक वारदात हुई, मैं यह मानता हूं कि समाजवादी पार्टी की सरकार ने यदि सूझबूझ के जाकर सारी घटनाओं का जायजा लिया है, वो लोग इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि मुजफ्फरनगर का जो सांप्रदायिक दंगा है, यदि वह बढ़ा है तो यह उत्तर प्रदेश सरकार के कारण वहां का सांप्रदायिक दंगा हुआ है और वहां का दंगा यह बढ़ा है। मोदी जी, शायद आपने कभी इसके पहले नहीं सुना होगा कि बच्चों को भी संप्रदाय और धर्म के आधार पर स्कॉलरशिप इस उत्तर प्रदेश में दी जाती है। नौजवान जो कि सचमुच उत्तर प्रदेश की ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पूंजी है, सबसे बड़ी थाती है, इन नौजवानों में भी जाति, पंथ और मजहब के आधार पर यह उत्तर प्रदेश सरकार भेदभाव करने की कोशिश करती है। और यह काम केवल समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने ही नहीं किया है, बल्कि यही काम केंद्र में कांग्रेस पार्टी की भी सरकार बराबर करती रही है। एक कम्युनल वायलेंस बिल हमारी भारत की सरकार ने लाने की कोशिश की कि बहनों भाइयों, यदि अल्पसंख्यक से यदि कोई बात हो जाती है, कोई विवाद हो जाता है, तो भले ही उसका दोष हो, वह उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा। जो बहुसंख्यक है, जिम्मेदारी उसके ऊपर तय की जाएगी। एक ऐसा कम्युनल वायलेंस बिल लाने की कोशिश की गई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने फैसला किया कि संसद में हम किसी भी सूरत में इस कम्युनल वायलेंस बिल को नहीं पारित होने देंगे। राजनीति यदि की जानी चाहिए, जाति, पंथ और मजहब के आधार पर नहीं की जानी चाहिए। राजनीति यदि की जानी चाहिए बहनों भाइयों, तो इंसाफ और इंसानियत के आधार पर राजनीति की जानी चाहिए। आज कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया जी भी कहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी भारतीय समाज को बांटना चाहती है, यह आरोप लगाया जाता है। और भारत के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी हमारे
भावी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहते हैं कि यदि वह भारत के प्रधानमंत्री बन गए तो देश बर्बाद हो जाएगा। बहनों भाइयों, जब सोनिया जी कहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी देश को बर्बाद करना चाहती है तो सचमुच मुझे हंसी भी आती है और कुछ मैं अपने को असहज भी महसूस करता हूं। सूप बोले तो बोले, हम लोगों की तरफ एक कहावत है, कहावत हो कि नहीं हो? सूप बोले तो बोले, चलनी का बोले जामे 70 छेद। अब कांग्रेस पार्टी जिसके रहते हजारों की संख्या में सांप्रदायिक दंगे सारे हिंदुस्तान में हुए हैं, वह कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाएगी कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान के समाज को बांटने का काम करती है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं, इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने इस हिंदुस्तान में भी सरकार चलाई है और आज हिंदुस्तान के कई राज्यों में भी हमारी सरकारें चल रही हैं। बहनों भाइयों, सब मिला जुला कर देख लिया जाए तो शायद एक आध कभी कोई दंगे हो गए होंगे तो हो गए होंगे, लेकिन कोई भी सांप्रदायिक दंगा और सांप्रदायिक तनाव भारतीय जनता पार्टी की जहां सरकारें हैं उन राज्यों में नहीं होने पाया है। अटल बिहारी वाजपेयी भी भारतीय जनता पार्टी के ही सिपाही थे, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता थे और बाद में भारत के प्रधानमंत्री बने। क्या कोई मां का लाल उनके ऊपर आरोप लगा सकता है? नरेंद्र भाई का जहां तक प्रश्न है, प्रधानमंत्री कहते हैं प्रधानमंत्री यदि यह बन गए तो सारा देश बर्बाद हो जाएगा। अरे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यदि हमारे नरेंद्र मोदी जी के भारत का प्रधानमंत्री बनने से यह देश बर्बाद हो जाएगा तो क्या आपके प्रधानमंत्री से बनने से 10 वर्षों में हमारा भारत आबाद हो गया है? क्या तमाशा करना चाहते हैं? 10 वर्षों के शासनकाल में भी कई सांप्रदायिक दंगे इसी कांग्रेस की हुकूमत में हुए हैं। बहनों भाइयों, 67 वर्षों के इस आजादी के काल में 55 वर्षों से अधिक समय तक अखंड हुकूमत यदि किसी एक राजनीतिक पार्टी ने किया है तो वह कांग्रेस पार्टी ने किया है। 12 वर्षों का शासनकाल हमारे नरेंद्र भाई का गुजरात में रहा है। कौन नहीं जानता है, विकास के मामले में केवल भारत के लोग ही नहीं, भारत के अर्थशास्त्री ही नहीं, बल्कि विश्व का अर्थशास्त्री यह कहता है कि हिंदुस्तान में विकास के मामले में यदि हिंदुस्तान का मॉडल स्टेट यदि कोई है तो उस स्टेट का नाम है गुजरात। आज हमारा उत्तर प्रदेश, जहां लंबे समय से कांग्रेस की सरकार रही है, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही, क्यों नहीं सांप्रदायिक दंगे हुए? कल्याण सिंह जी हमारे मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश के, राम प्रकाश जी मुख्यमंत्री रहे हैं, मैं रहा हूं। कभी कोई यदि तनाव की घटना यदि हो भी गई होगी बहनों भाइयों तो 10 घंटे 15 घंटे में ही वह शांत हो गई होगी। और गुजरात के अल्पसंख्यक समाज का जहां तक प्रश्न है, मैं कह सकता हूं कि आज हमारे गुजरात का रहने वाला अल्पसंख्यक समुदाय का व्यक्ति प्रति व्यक्ति आमदनी जितनी गुजरात के अल्पसंख्यक की है, हिंदुस्तान के किसी राज्य के अल्पसंख्यक की प्रति व्यक्ति आमदनी उतनी नहीं है। कैसे कोई आरोप लगा सकता है कि जाति, पंथ और मजहब के आधार पर इन्होंने कोई भेदभाव करने की कोशिश की है? मजहब के आधार पर भारत का विभाजन यदि किया है तो कांग्रेस ने किया है। हिंदू आतंकवाद की बात यदि कही है तो भारत सरकार के गृह मंत्री श्री शिंदे ने की है। बहनों भाइयों, इतना ही नहीं, 1984 का जो सांप्रदायिक दंगा हुआ है, उस दंगे को कराने का काम भी यदि किसी ने किया है तो कांग्रेस ने किया है। इस हिंदुस्तान की सबसे बड़ी सांप्रदायिक पार्टी यदि कोई है तो कांग्रेस पार्टी, और सबसे बड़ी सेकुलर पॉलिटिकल पार्टी यदि से हिंदुस्तान की कोई है तो वह बहनों भाइयों भारतीय जनता पार्टी है। यह बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं। नरेंद्र भाई, इस गोरखपुर के क्षेत्र का जहां तक प्रश्न है, आज भी गरीबी, यह नौजवान खड़े हैं, किस बेरोजगारी के संकट से इन्हें जूझना पड़ रहा है वो मैं भी अच्छी तरह जानता हूं, इस उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। कि बहनों भाइयों, जानते हैं क्यों हुआ है? जिन लोगों के हाथों में आपने शासन की बागडोर संभाली है, आपके भविष्य के साथ इन्होंने क्रूर मजाक किया है। आपके भविष्य के साथ
इन्होंने घिनौना मजाक किया है। और आज पढ़ाई लिखाई की बात छोड़िए, रोजगार की बात छोड़िए, मासूम बच्चे, छोटे छोटे बच्चे गोरखपुर, देवरिया, बस्ती और गोरखपुर के अड़ोस पड़ोस के जितने जनपद हैं, वहां के छोटे छोटे बच्चे प्रतिवर्ष मस्तिष्क ज्वर, इंसेफेलाइटिस से मर जाते हैं। लेकिन उनकी चिंता करने वाला यहां पर उत्तर प्रदेश में कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं है। मैं तो सचमुच बधाई देना चाहता हूं योगी आदित्यनाथ जी को कि जब भी इंसेफेलाइटिस का कोई मामला यदि आपके सामने आया होगा तो आपकी आवाज को संसद में प्रभावी तरीके से बुलंद करने किसी ने किया है तो आपके लोकप्रिय सांसद योगी आदित्यनाथ ने बराबर आपकी आवाज उठाने का काम किया है। और आपको यह भी विश्वास दिलाना चाहता हूं, जिस दिन हम लोगों की सरकार बन गई, बहनों भाइयों, मस्तिष्क ज्वर पर कैसे रिसर्च हो सकता है, कैसे नई नई दवाओं का इजाद किया जा सकता है और ऐसे मासूम बच्चों के, गरीब बच्चों के मुफ्त इलाज के लिए बेहतर से बेहतर कैसे चिकित्सालय बनाया जा सकता है, इसकी मुकम्मल व्यवस्था यदि कोई राजनीतिक पार्टी की सरकार कर सकती है तो केवल भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार कर सकती है। यहां पर बड़ी संख्या में किसान हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इस बार धान की खरीद ठीक तरीके से हो गई है कि नहीं हुई है? नहीं हुई है। गेहूं की खरीद हुई थी ठीक ठाक कि नहीं हुई थी? वो भी नहीं हुई थी। बिजली आ रही है कि नहीं आ रही है? वो भी नहीं आ रही। यही समाजवादी पार्टी के नेताओं ने कहा था, एक साल के अंदर 18 से लेकर 24 घंटे की बिजली मुहैया कराएंगे। बिजली भी आपको नहीं मिल रही है, धान गेहूं भी नहीं खरीदा जा रहा है। नौजवानों को रोजगार तो मिल गया कि नहीं मिला? रोजगार भी नहीं मिला। ऐसे हालात यहां पर पैदा हो गए। सबसे पहले मैं किसान भाइयों आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, एक साल के अंदर एक ऐसी व्यवस्था हम लागू करेंगे। भारत सरकार में कृषि मंत्री रहते हुए वह फार्मूला मैंने तैयार किया था, कृषि आमदनी बीमा योजना। उस फार्मूले का नाम है, खेत की बुआई के पहले ही आपके खेत की न्यूनतम आमदनी तय कर दी जाएगी। यदि उतनी आमदनी उस खेत में नहीं हुई तो उसकी भरपाई बीमा कंपनी के द्वारा की जाएगी, सरकार के द्वारा की जाएगी। यह हम लोगों ने फैसला किया है। जाकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात कहीं भी देख लीजिए, वहां पर राजस्थान में हमारी सरकार बनी है, जाकर वहां देख लीजिए, वहां के किसानों को हमारी सरकारें, भाजपा की सरकारें 0% ब्याज दर पर खेती बाड़ी के कामकाज के लिए कर्ज मुहैया करा रही है। क्या कभी आप इस बात की कल्पना कर सकते थे? सरकार कैसे चलाई जाती है, इसकी कला यदि किसी को सीखनी है तो बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें हैं उनसे इस बात की कला सीखनी चाहिए। कितनी बातों की चर्चा करूं बहनों भाइयों, आज मैं यही कहना चाहता हूं, हिंदुस्तान की अकेली पार्टी यह भारतीय जनता पार्टी है जिसने न कांग्रेस का कभी समर्थन लिया है, न हमने कांग्रेस को कभी समर्थन दिया है, लेकिन फिर भी भारत की राजनीति में कांग्रेस से बड़ा राजनीतिक कद बनाने में हमने कामयाबी हासिल की है। इसलिए मैं कहता हूं, आपका सपना है कि नहीं कि कांग्रेस मुक्त भारत बनना चाहिए? यह सपना है कि नहीं है? यदि कांग्रेस मुक्त भारत बनाना चाहते हैं तो बहनों भाइयों, वही भारतीय जनता पार्टी बना सकती है जिस भारतीय जनता पार्टी ने कभी न तो कांग्रेस को समर्थन दिया है न कभी कांग्रेस का समर्थन लिया है। ऐसी ही भारतीय जनता पार्टी इस भारत को कांग्रेस मुक्त भारत बना सकती है और कोई दूसरी राजनीतिक पार्टी नहीं बना सकती। एक हिंदुस्तान में अस्थायी सरकार बनाने के लिए, एक ऐसी सरकार जो कि अच्छा सुशासन दे सके, यह बनाने के लिए मैं आप सबसे यही अपील करने आया हूं। 13 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के आप लोग मौजूद हैं। बहनों भाइयों, प्रत्याशी मत देखो, इस बार देखो कि हमें किसे प्रधानमंत्री बनाना है। यदि आप नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हो या नहीं चाहते हो तो हाथ उठाकर बतलाओ कि चाहते हैं।
तो बहनों भाइयों, यदि आप नरेंद्र मोदी को भारत का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, क्या मुझे आप एक आश्वासन दे सकते हैं? दे सकते हैं आश्वासन कि नहीं दे सकते? यदि दे सकते हैं बहनों भाइयों, तो मैं झोली फैलाकर आपसे यह मांग करने के लिए आप सबके सामने खड़ा हुआ हूं। 13 के 13 लोकसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी की विजय पताका फहरा दीजिए, हमारी झोली भर दीजिए। स्पष्ट बहुमत के साथ इस भारत में हम आपको सरकार मुहैया कराएंगे। इतना ही निवेदन करते हुए पुनः आप सबका अभिनंदन और स्वागत करते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं।